हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज राजस्थान के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम सब लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान के एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको न बल्कि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने बल्कि यहाँ के जो केंद्र सरकार है उसने भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लिया हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी गत वर्षों के अंदर जो ये चुनावी रैलियाँ की गई उसमें भी कई बार इस मुद्दे को छुआ गया, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करी उन्होंने। और साथ ही साथ जो वर्तमान में सरकार है और जो पूर्ववर्ती सरकार थी वसुंधरा राजे की, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई थी। और वर्तमान सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर केंद्र से सहायता मांगी और केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का इस प्रोजेक्ट को घोषित करने की डिमांड रखी है। तो ये जो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना बल्कि पूर्वी राजस्थान को बल्कि संपूर्ण राजस्थान की इकोनॉमी को सामाजिक स्तर पर और पर्यावरणिक स्तर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट और गहराई से प्रभावित करेगा। तो आप यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बहुत कम कंटेंट आपको दिखाई देगा। इवन गूगल के ऊपर भी इसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी कम डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो इस प्रोजेक्ट की क्या बेसिक चीज़ें रहेंगी और किस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं वो सब आज हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद में आपको किसी और टॉपिक को और इश्यूज़ को इस पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है, जिसको ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो ये एक मिरर प्रोजेक्ट की तरह रहेगा। जैसे कि वेस्टर्न साइड राजस्थान के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसी तरीके से ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट रहेगा। तो पश्चिमी राजस्थान की जो आप कभी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर जैसलमेर, बाड़मेर जैसे एरियाज़ में विजिट करोगे तो वहाँ पे जो भी वर्तमान में ग्रीनरी प्रेजेंट है वो सब आशीर्वाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। और इंदिरा गांधी परियोजना ने जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रफल को परिवर्तित किया, उसी प्रकार से ईस्टर्न साइड का जो राजस्थान है उसके लिए ये एक बिल्कुल उसके वरदान की तरह साबित होगी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अभी ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, अभी हालांकि इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बन पाई है। अभी इसका बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में जो राजस्थान से जुड़े हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन राजस्थान में जो RS 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर एक डिटेल क्वेश्चंस पूछा गया था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में विचार रखो। तो ये हालांकि बहुत स्टार्टिंग पाइपलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट है, अभी इसको आइडेंटिफाई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह नहीं किया गया है। और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि इसकी फंडिंग जो है केंद्र सरकार द्वारा हो और केंद्र सरकार की तकनीकी और आर्थिक सहायता राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को प्राप्त हो सके और ये प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़े और इस क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों बदल सकें। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की चर्चा कई बार होती रही है। इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी वसुंधरा राजे की सरकार, उसने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। इवन उस समय इस प्रोजेक्ट को लेकर झालावाड़ में जो काली, पार्वती, सिंध जो नदियाँ हैं उनको जोड़ने का प्लान भी उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत था और उस प्रोजेक्ट के द्वारा उसमें उस समय गतिशीलता दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद में यहाँ सरकार बदलती है और वर्तमान में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, उसने भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है और इसके ऊपर कई प्रोजेक्ट और कई डिटेल रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजी है ताकि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जा सके। और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी जो राजस्थान में कई चुनावी रैलियाँ हुई उसमें भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल से बात करी गई थी और अपनी चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ढंग से सुनिएगा और समझ में ना आने पर वीडियो को पुनः देखें और इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करके जाइए यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और इस प्रोजेक्ट में ये देखो, ये इस तरीके की नहर परियोजनाएं होती हैं। ये बेसिकली कुछ नहर परियोजनाओं का हिस्सा है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसमें ना। और इसके बारे में कुछ डिटेल प्रोजेक्ट इस प्रकार से है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जो कुछ दिनों पूर्व लिखा गया था और वो उसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना था और इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग की गई थी। अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका मुख्य बेनिफिट तो ये होता है कि इसकी पूरी फंडिंग जो होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा कर दी जाती है और तकनीकी सहायता और आर्थिक सहायता पूरी केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो प्रोजेक्ट तेज़ी से बदलता है और राष्ट्रीय स्तर का महत्व भी उस प्रोजेक्ट का होना इसके लिए बहुत आवश्यक शर्त रखी गई है। अब ये लगभग 37,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट इसका मान के चला जा रहा है कि इतना इसमें अमाउंट खर्च होना चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। और लगभग राजस्थान के जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के जो 13 ज़िले हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की तरह रहेगा, एक जैसे दामोदर वैली परियोजना है, जैसे कि
कई बड़ी परियोजनाएं होती हैं जिसमें पानी भी पेयजल के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है। सिंचाई हो गई और विद्युत उत्पादन हो, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उस पर रखे जाते हैं। तो इस तरीके से कि मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट रहेगा। इससे पहले नवंबर 2017 में जब यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस समय इस प्रोजेक्ट का एक अनुमोदन के लिए केंद्रीय जल आयोग को इसकी सिफारिश हेतु भेजा गया था, ताकि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा सके। और इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं जो इससे मुख्यतः प्रभावित रहेंगे या फिर इससे लाभान्वित होंगे, वो उनमें आता है झालावाड़, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। झालावाड़ हो गया, बारां हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर। ये 13 मुख्य ज़िले हैं जो इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। और 2051 तक इस क्षेत्र में पानी तथा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता इस प्रोजेक्ट के द्वारा सुनिश्चित हो पाएगी। इस परियोजना में मानसून के दौरान जो प्रमुख नदियों के अंदर पानी का जो अधिशेष बनता है, उस पानी को मिलाकर अन्य ज़िलों में पहुंचाने की एक योजना है, जिसमें कुन्नू, कुल्लू, पार्वती, काली सिंध, मेज नदियां का जो सब बेसिन का जो अधिशेष जल है उसको लाकर बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती नदियों को तक पहुंचाया जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी चंबल नदी का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि चंबल नदी को इस पूरे प्रोजेक्ट में इंटैक्ट रखा जाएगा। दैट्स मीन उसके बेसिन से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हालांकि जो ऊपर ज़िले हैं, जैसे कि धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इसके अलावा बूंदी हो गया, कोटा हो गया, ये चंबल से लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। चंबल का पानी यहाँ पे अच्छे से पहुँचता है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में चंबल को नहीं रखा गया है, चंबल के पानी को इंटैक्ट रखा जाएगा और इससे सेपरेट रखा जाएगा। इसके अलावा जो बरसाती नदियाँ हैं, जो मानसून के दौरान अच्छा खासा पानी रखती है, उसके अधिशेष जल को इसमें एक जगह प्रोजेक्ट को बांध की तरह बना करके वहाँ पानी को इकट्ठा करके अदर राज्यों में इसको पहुँचाया जाएगा, ताकि उपरोक्त जो ज़िले मैंने चर्चा करी है, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, वो इनसे लाभान्वित हो पाएंगे। अब जल आयोग के पास में इसकी फाइनल स्टेज पर इसकी डीपीआर भेजी जा चुकी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हालांकि इसको तकनीकी तौर पर भी कई खामियां हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई स्वीकृति हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और जो 37,000 को एक प्रोजेक्ट है, ये अभी एक हम कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक पाइपलाइन के अंतर्गत अभी है। और लेडार सर्वे जो होता है, जो किसी भी प्रकार के हाइड्रोलॉजी जो होता है, हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है लिक्विड होना, धरती के अंदर जो लिक्विड खनिज होते हैं या फिर पानी होता है या फिर जो जल से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनका एक अध्ययन डिटेल रिपोर्ट होती है हाइड्रोलॉजी। वो सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इसका पहला जो प्रारंभिक चरण होगा वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि झालावाड़, बारां और कोटा ज़िले की जो उपरोक्त नदियाँ थी उनको जोड़ करके इन ज़िलों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग फेज़ है वो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं, झालावाड़, बारां, कोटा, इनसे शुरू होने के काफ़ी ज़्यादा चांस इसमें रहेंगे। और फिर उसमें से क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धौलपुर के अंदर जो पानी लाया जाएगा उसके बड़ी नहरें निकाली जाएगी और उस नहरों के माध्यम से अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के ज़िलों तक पानी पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की तरह ही है, जिसमें एक मेन लाइन बनाई गई थी और उसके बाद में उससे काफ़ी सारी लिफ्ट नहरें बनाई गई थी और उनको ज़िलों तक उनको पहुँचाया गया था। और वर्तमान में इंदिरा गांधी जो नहर है उसका जो फैलाव है वो जैसलमेर ज़िले के रामगढ़ तहसील में गडरा रोड तक पहुंच चुका है। तो ये हम देख सकते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी नहर रही है जिसने पश्चिमी राजस्थान की काया पलट करी है। उसी प्रकार से इस जिलों में कई जो ये प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, उसमें काफ़ी सारी नहरें निकाली जाएगी और उस नहरों के माध्यम से सिंचाई और जो अन्य कार्य वो इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे किए जाएंगे। और जयपुर का जो रामगढ़ बांध प्रोजेक्ट है वो भी बांध है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भी एक पुनर्जीवित करने की उम्मीद जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इसमें एक उम्मीद बनी है कि जो रामगढ़ बांध है, हालांकि उसमें केवल पानी की समस्या नहीं है, वहाँ पे एक एनक्रोचमेंट भी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि जो कैचमेंट एरिया रामगढ़ बांध के जो पानी आता है उसमें जो कैचमेंट एरिया है वो पूरी तरह से जो सामाजिक कंटक है, सामाजिक जो एनक्रोचमेंट करते हैं, ज़मीनों पे कब्जे करते, भूमाफिया के कब्जे में आ चुके हैं। तो वो बहुत बड़ा उसमें कई इश्यूज़ भी रहेंगे। लेकिन ये कि पानी के सोर्स के तौर पे इस प्रोजेक्ट से पानी इसमें पहुँचाने का एक प्रोजेक्ट रहेगा। और गत दिनों काफ़ी आंदोलन भी राजस्थान में हो चुके हैं रामगढ़ बांध को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए। इसकी जो 1971 में राजस्थान के अंतर्गत आपको ध्यान है कि जो एशियाड हुआ था दिल्ली में, उसके एशियाड की कुछ प्रतियोगिताएं रामगढ़ बांध में भी करवाई गई थी। तो उसके जो पुराने दिन थे वो वापस लाने के लिए ये आंदोलन, ये मूवमेंट हो रहे हैं।
तो इस प्रोजेक्ट से रामगढ़ बांध को भी काफ़ी फ़ायदा होने का पूरे उम्मीद रहेगी। अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जैसे कि हम चर्चा कर चुके, काली सिंध, पार्वती में जो चाकण नदियों का जो सरप्लस वाटर होगा वो इस कैनाल के जरिए धौलपुर में लाया जाएगा। धौलपुर में एक बड़े प्रोजेक्ट भी आने की उम्मीद है, जिसके थ्रू उसमें छोटी छोटी नहरें निकाली जाएगी और वो जो बाकी के जो 13 जिलों का डिस्क्रिप्शन ऊपर कर चुके हैं उनमें पहुँचाने की इस प्रोजेक्ट की मुख्य रूपरेखा रहेगी। और जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि चंबल नदी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, क्योंकि चंबल ऑलरेडी काफ़ी डेवलप प्रोजेक्ट हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे बांध उसमें बनाए जा सकते हैं, जिनमें बनाए जा चुके हैं, जिनमें राणा प्रताप बांध हो गया, महात्मा गांधी बांध हो गया, इसके अलावा जवाहर सागर बांध हो गया। और चंबल नदी के ऊपर न बल्कि सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और काफ़ी बड़े शहरों के अंतर्गत इसमें प्रोजेक्ट रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। ये एक पूर्णतः इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट रहेगा, जो चंबल के अलावा, जो राजस्थान की एकमात्र सदाबहार नदी है चंबल, उसके अलावा जो अन्य बरसाती नदियाँ, उनके पानी का जो सरप्लस पानी रहता है उनको धौलपुर में ला करके और एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा, बिना इंटैक्ट किए चंबल को। तो कोशिश ये है कि बीच में कई जगह ये चंबल से कट करेगी, जिसमें धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, वहाँ पे कट करेगी। तो वहाँ पे एक ये कह सकते हैं डक्ट की तरह बना दिया जाएगा और पानी को बिल्कुल चंबल को इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। और रास्ते में जिस जिस बांध के अंदर जो 13 डिस्ट्रिक्ट हम चर्चा कर चुके हैं वहाँ पानी की कमी होगी, उसमें पानी पहुँचाया जाएगा कैनाल्स के थ्रू। और सरकार का जो डिटेल प्रोजेक्ट सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, राष्ट्रीय जल आयोग को भेजी है, तो उसमें उम्मीद है कि 2051 तक पूरे क्षेत्र को जो पानी की प्यास रहेगी, जो पेयजल संबंधित आवश्यकता रहेगी, वो पूरी हो जाएगी और सिंचाई के लिए भी इसमें सफिशिएंट पानी उपलब्ध रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें 3 गोले बनाकर मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो क्षेत्र है, जो सबसे अंदर का क्षेत्र है, वो चंबल नदी का बेसिन क्षेत्र है, जो बूंदी, कोटा, बारा और आगे सवाई माधोपुर के क्षेत्र को प्रभावित करता है और फिर आगे जाके ये यमुना नदी में मिल जाता है। इटावा के पास जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ जा करके ये वहाँ मिल जाता है। तो एक ये लंबा चौड़ा सा प्रोजेक्ट है और इसमें जो छोटे से छोटा जो गोला है उसके ऊपर बीच वाला जो गोला है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये बेसिन क्षेत्र रहेगा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का। और ये मुख्य लाभान्वित क्षेत्र रहेंगे, जयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा और जो धौलपुर रह गया और अलवर, ये पूरा क्षेत्र इसमें ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का रहेगा। अब इसके अलावा चूँकि इसमें कई ऐसी नदियाँ भी हैं, जैसे पार्वती रिवर हो गई, काली सिंध रिवर हो गई, अन्य कई अन्य राज्यों से भी पास होती है, तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार से भी इसमें अनुमति ली जाए और उनकी भी तकनीकी और जो अन्य सहायता है वो प्राप्त करी जाए। इसीलिए सरकार इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाना चाहती है, ताकि राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों को भी कुछ हेल्प इसमें दी जा सके। वहाँ पर भी कुछ हद तक पेयजल और जो सिंचाई के प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको सहायता प्रदान करी जा सके और कुछ सहायता वहाँ से मिल सके तो वो भी ली जा सके। तो इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट दिलाने का राज्य सरकार की मांग रही है। अब यही है कि भाई मान लो ये प्रोजेक्ट ठीक से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल इंदिरा गांधी नहर के तरह ही वो जो पठारी क्षेत्र है ईस्टर्न साइड में, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोटा और बूंदी झालावाड़ का एरिया ये बिल्कुल पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भी विस्तार है। और जो कोटा और बूंदी के अंदर आसपास में जो एरिया में जो मुकुंदरा हिल्स है वो बेसिकली विंध्याचल पर्वतमाला का ही अंग है, ना कि अरावली पर्वतमाला का। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो सिंचाई और पेयजल की समस्या है उसको किस तरीके से ये प्रोजेक्ट कम करेगा और किस तरीके से इंदिरा गांधी नहर के समानांतर ये प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान को फ़ायदा पहुंचाएगा, तो ये सारा इस प्रोजेक्ट की मुख्य रूपरेखा रहेगी। और ये कच्चा चित्र है जो इस क्षेत्र से जो इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। इसमें देखो कुन्नू रिवर हो गई जो 2 नंबर पे मैंने लगा रखा है, 1 नंबर पे चंबल नदी हो गई, हालांकि चंबल को इसमें पूरी तरह बाईपास किया गया है। और काली सिंध नदी हो गई 5 नंबर पे, चाणा, पार्वती नदी, कूल नदी, ये सब नदियाँ रहेंगी। नीचे देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र हैं जो इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो सकते हैं, तो इस राज्यों की भी स्वीकृति इस प्रोजेक्ट में ली जाएगी। और मुख्य लाभान्वित जिले हैं वो अलवर हो गए, जयपुर हो गया, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारा
और हो सकता है कि आगे जाकर के इस प्रोजेक्ट में जो चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा है उसको भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये भी बिल्कुल समीप और जो बिल्कुल निकटवर्ती क्षेत्र है। अभी हाल फिलहाल इस प्रोजेक्ट में मुख्य तौर पे 13 ज़िले रखे गए हैं और वो इस प्रोजेक्ट के हिस्सा रहेंगे। आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे इंदिरा गांधी नहर को भी बढ़ा के बिल्कुल जैसलमेर तक पहुंचाया जा चुका है, और साथ ही साथ इसके आसपास जो क्षेत्र है जैसे जैसलमेर जोधपुर हो गया, इसके अलावा ऊपर की तरफ झुंझुनू हो गया, तक इसका विस्तार कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट का भी आगे विस्तार होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है राजस्थान सरकार का इसमें रोल रहेगा, वो इसको किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट इसको दर्जा दिलवा पाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, और यदि ऐसा होता है तो राजस्थान की जो कायाकल्प है वो लगभग सुनिश्चित सा है। तो ये सब था इस प्रोजेक्ट के बारे में। आप डेफिनेटली इस वीडियो को कई बार देखें, ताकि इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अब जैसे निकट में आपको पता है रीट 3rd ग्रेड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कॉन्सेंट्रेशन कर रखा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पेपर के पैटर्न क्या होते हैं आजकल, काफ़ी हद तक जो पहले पेपर्स पैटर्न पूछे जाते थे, जैसे स्टैटिक नॉलेज को कम करके जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जो करंट राजस्थान को जो प्रभावित करते हैं, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल महलों पे, राजा महाराजाओं पे, इन पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह करंट अफेयर जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है और राजस्थान को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित करेगा, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम टाइम टू टाइम इस तरीके की वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो पूरी तरीके से हो सके। तो आप इस वीडियो को कई बार देखें, और यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बेल को बजाएं, ताकि हमारे जो चैनल के ऊपर किसी पर अन्य प्रकार के कोई वीडियो आते हैं तो उससे आप अवगत होते रहें और आप इसको देख सकें। तो यही सब कुछ था इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।